हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 95 में एक बार आपका पुनः स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके तहत हम भाग 16 तक की बातों को बखूबी क्लियर कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय होने वाला है वो है मध्य प्रदेश में बुंदेला वंश। बुंदेला वंश कहाँ से आ गया, बुंदेला वंश की नींव कैसे पड़ी, बुंदेलाखंड का इतिहास के पन्नों में क्या औचित्य है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मगर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बार पुनः विनम्र निवेदन कि वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करवाइए और सब्सक्राइब कराएं, ताकि मैं इस बेहतरीन मुद्दे पर इस बेहतरीन टॉपिक पर शानदार से वीडियो लेके आऊं। ठीक है, इतना काम आप करिए और बेहतरीन से काम मैं करूं। तो चलिए आज की जो इम्पोर्टेंट क्लास है मध्य प्रदेश में बुंदेला वंश, इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर बुंदेला वंश की बात की जाए तो बुंदेला वंश को ऐसा कहा जाता है कि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। सूर्यवंशी के क्या है, क्षत्रिय हैं। तो लिखा जा सकता है कि बुंदेला वंश के हैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। और अगर सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं तो किसी न किसी ने तो इसकी स्थापना की होगी। तो सोहन पाल बुंदेला नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस साम्राज्य की नींव डाली। तो अगर पेपर में पूछा जाए आपसे कि बुंदेला वंश की नींव किसने डाली, तो आप उनको बताना कि सोहन पाल बुंदेला नामक व्यक्ति ने इस साम्राज्य की क्या डाली, नींव डाली। नींव तो इन्होंने डाल दी, मगर साम्राज्य को बढ़ाने में क्या हुए, असक्षम हुए। तो अगले शासक आएंगे। तो अगले शासक आए, उनका नाम था रुद्र प्रताप बुंदेला। क्या नाम था मेरे दोस्त, रुद्र प्रताप बुंदेला। रुद्र प्रताप बुंदेला, ठीक है। तो अगर रुद्र प्रताप बुंदेला की बात करें तो ये बात है आपकी 16वीं शताब्दी की। कब की है, 16वीं शताब्दी की। अब कुछ लोगों को यह भी डाउट होगा कि 16वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, 15वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है। तो अगर 15वीं शताब्दी की बात की जाएगी तो वो स्टार्ट होगा 1401 से लेके 1499 तक, ये होती 15वीं शताब्दी। और अगर कहा जाएगा कि 15वीं शताब्दी कौन सी है, 16वीं शताब्दी, तो वो स्टार्ट होगा 1501 से लेके 1599 तक, है ना। तो ऐसा कुछ कहा जाता है शताब्दी के बारे में, इसमें डाउट ना करें, ठीक है। तो ये बात है 16वीं शताब्दी की। तो जब रुद्र प्रताप बुंदेला आए तो रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा का निर्माण किया। और ओरछा का निर्माण कब किया, 1501 ईस्वी में, ठीक है। 1501 ईस्वी में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा का निर्माण किया और इन्होंने अपनी राजधानी गढ़कुंडार से हटा के ओरछा को बना ली। ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोधी का क्या था, वर्चस्व था। और इनको ये डर था कि अगर मैं गढ़कुंडार में अपनी राजधानी बनाऊंगा तो कहीं न कहीं ये इब्राहिम लोधी लोग हमको क्या करेंगे, मार के भगा देंगे। इसलिए इन्होंने अपनी राजधानी गढ़कुंडार से कहाँ बनाई, ओरछा को स्थानांतरित कर ली। और इन्हीं के शासनकाल में इनका सबसे बड़ा जो दुश्मन थे इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी, उनसे संघर्ष भी हुआ इन्हीं के शासनकाल में, ठीक है। तो ये हुई बात रुद्र प्रताप बुंदेला की। रुद्र प्रताप बुंदेला के बाद जो अगले शासक आए उनका नाम था भारती चंद्र बुंदेला। क्या नाम था मेरे दोस्त, भारती चंद्र बुंदेला। अगर भारती चंद्र बुंदेला की बात करें तो भारती चंद्र बुंदेला अपने आप में अद्भुत शासक है, अपने आप में महान शासक है। क्यों महान शासक है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ओरछा में किले का निर्माण करवाया। तो पेपर में पूछा जाए कि ओरछा के किले का निर्माण किसने करवाया, तो आप उनको बताना कि भारती चंद्र बुंदेला ने ओरछा के किले का निर्माण करवाया। अब जो भारती चंद्र बुंदेला थे, भारती चंद्र बुंदेला बड़े ही हेल्पफुल व्यक्ति थे, बड़े ही मददगार व्यक्ति थे। इनको ये लगता था कि मैं अगर किसी की मदद करूंगा तो उसके बदले में मेरे को कुछ इनपुट जरूर मिलेगा, है ना। भगवान मेरे को कुछ न कुछ जरूर देगा। तो एक बार क्या किया भारती चंद्र बुंदेला ने कि इन्होंने रीवा के एक राजा थे कीरत सिंह, है ना। तो कीरत सिंह की मदद की किसने, भारती चंद्र बुंदेला ने। किसकी मदद की, कीरत सिंह की। और कीरत सिंह कहाँ छुपे हैं, कालिंजर में छुपे हैं। कहाँ छुपे हैं, कालिंजर में छुपे हैं। और इनके ऊपर आक्रमण कर रहा है एक व्यक्ति, नाम उसका शेर शाह सूरी, नाम सुना होगा आपने, है ना, शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी से बचाव के लिए भारती चंद्र बुंदेला ने कीरत सिंह की मदद की। मगर इस कीरत सिंह और शेर शाह सूरी के युद्ध में भारती चंद्र बुंदेला तो बच गए, मगर कीरत सिंह की इसमें हो गई डेथ, ठीक है। तो ये हुई भारती चंद्र बुंदेला की बात, ठीक है। और यदि अब भारती चंद्र बुंदेला अपना शासन प्रसार करेंगे तो जो अगले आने वाले मुगल हैं इनको रहने नहीं देंगे। इसलिए इसी गम में भारती चंद्र बुंदेला की हो जाती है डेथ और इनका हो जाता है वर्चस्व समाप्त।
जो अगले शासक आते हैं उनका नाम होता है मधुकर शाह। क्या नाम होता है मेरे दोस्त? मधुकर शाह, है ना, मधुकर शाह। तो मधुकर शाह मतलब बहुत अच्छे शासक थे। ऐसा कहा जाता है कि बुंदेला वंश के साम्राज्य में अगर किसी ने अच्छे काम किए हैं तो मधुकर शाह वन ऑफ द बेस्ट, सबसे बढ़िया। तो मधुकर शाह जैसे गद्दी पे आए तो मधुकर शाह ने अपना स्वतंत्र प्रभार स्थापित किया, है ना। अभी तक क्या था कि किसी न किसी के अंडर में चले आ रहे थे। मधुकर शाह के शासनकाल में सबसे पहली बार बुंदेला साम्राज्य को ऐसा लगा कि स्वतंत्र प्रभार हमको मिला है, ठीक है। तो मधुकर शाह के आते ही दिल्ली सल्तनत में आ गए अकबर। तो अकबर ने क्या किया कि मधुकर शाह को कहा कि ये मधुकर शाह तुम एक काम करो, है हमारे इस भरी सभा में उपस्थिति दर्ज कराओ। तो मधुकर शाह उसमें गुस्सा हुए, बोले अरे यार अकबर है तो क्या हुआ, मैं उसके दरबार में थोड़ी ना जाऊंगा। इस बात को लेके मधुकर शाह नाराज हो गए और मधुकर शाह की नाराजगी अकबर के ऊपर साफ दिखाई दी। अकबर ने कहा कि अगर तुम ओरछा के राजा हो तो मैं भारत का राजा हूं। तो अकबर ने क्या किया कि एक व्यक्ति सादिक खां उसका नाम था, उसको नियुक्त किया और कहा कि जाके इस मधुकर शाह को सरेंडर करवा के आओ या मेरे को पकड़ के ले आओ, है ना, इसको मेरे को दंड देना है। तो सादिक खां जैसे ही पहुंचे मधुकर शाह ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया कि अकबर आप ही सबसे महान हो, आप ही सबसे बड़े हो, आप ही करता धरता हो, है ना, आप इसके आगे कुछ भी नहीं। तो मधुकर शाह ने जैसे ही सरेंडर किया तो मधुकर शाह ने ले ली स्वाधीनता किसकी? अकबर की। किसकी ले ली मेरे दोस्त? अकबर की स्वाधीनता ले ली, है ना, अकबर की स्वाधीनता ले ली। और अकबर के साम्राज्य में ये अकबर के मतलब कहे कर ये चलने लगे, ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि ये अपना काम करते रहे। इनको ये लगा कि अगर हमारे इस ओरछा में कुछ मंदिर का निर्माण कर लिया जाए, है ना, कुछ किले का निर्माण कर लिया जाए तो हमारा ओरछा और सुंदर बन जाएगा। तो मधुकर शाह ने 2 चीजें बनवाई। पहली थी रामलला मंदिर। क्या नाम था मेरे दोस्त? रामलला मंदिर, ठीक है। और दूसरी थी चतुर्भुज मंदिर। रामलला मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, है ना। अब रामलला मंदिर और चतुर्भुज मंदिर क्यों बनवाई? इसके पीछे का भी एक स्टोरी है, कहानी है, उसको सुन लीजिए। क्या होता है कि जो मधुकर शाह होते हैं, मधुकर शाह की बीवी का नाम होता है गणेश कुंवर। अब जो गणेश कुंवर होती हैं वो होती है राम भक्त। क्या होती है मेरे दोस्त? राम भक्त। और जो मधुकर शाह होते हैं वो होते हैं शिव भक्त। तो पति पत्नी का प्रेम, इधर से मधुकर शाह चिल्लाए तुम्हारे राम जी ऐसे, और उधर से गणेश कुंवर चिल्लाए कि तुम्हारे शिव जी ऐसे, है ना। इन दोनों के बीच में लगातार तकरीबन 3 से 4 साल तक लड़ाई चलती रही। एक दिन क्या किया कि मधुकर शाह ने बोला अपनी पत्नी बीवी गणेश कुंवर को कि अगर तुम्हारे रामलला इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर हैं, तो जाके अयोध्या से अपने रामलला को उठा लाओ, ढूंढ लाओ। अब ये बात लग गई किसको? गणेश कुंवर को। गणेश कुंवर ने कहा कि अगर मैं रामलला को लेके आ गई तो आप उनके लिए क्या करोगे? तो बोले कि अगर तुम रामलला को लेके आ जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए इस ओरछा में मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। तो बोले ठीक है। अब क्या हुआ कि मधुकर शाह की बीवी गणेश कुंवर अपनी सेना लेके अयोध्या चली गई। अयोध्या में जैसे ही पहुंची तो उन्होंने देखा कि अकबर ने उस समय क्या किया है, रामलला का मंदिर तोड़वा के बाबरी मस्जिद बनवा दिया, है ना। अब कुछ लोग अभी के लड़के जो हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मोदी जी वहां पे क्या बनवा रहे हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं, पहले वहां बाबरी मस्जिद थी। अरे भाई इतिहास के पन्ने को उठा के देखो ना, पहले वहां रामलला मंदिर था, देन बाबरी मस्जिद बना है। तो जो चीज पहले होगी वही ना बनेगी, है ना। तो जैसे ही बाबरी मस्जिद तोड़वाई उनने तो वहां की रामलला को तोड़वा के, रामलला को उठवा के फेंकवा दिया कहाँ पे? सरयू नदी पे। अब सरयू नदी पे जैसे ही फेंकवाया तो गणेश कुंवर वहां पहुंची और गणेश कुंवर ने देखा कि यहाँ तो रामलला है ही नहीं। और ये क्या हुई? निराश हो गई, है ना, अपने आप में निराश हो गई। इनको लगा कि अब मैं रामलला को नहीं ले जा पाऊंगी यहाँ से, है ना। और वहीं उन्होंने 2 से 3 दिन विश्राम किया। फाइनली ये हुआ कि आखिरी दिन इनको रामलला ने स्वप्न दिया कि गणेश कुंवर मैं सरयू नदी में बैठा हूँ और अगर तुम मुझे ले जाना चाहती हो तो मेरी 3 से 4 शर्तें हैं। बोले शर्तें बताइए रामलला जी। बोले पहली शर्त तो ये है कि मैं कुर्क नक्षत्र में जाऊंगा। बोले ठीक है, पहली शर्त मेरे को मंजूर है। बोले दूसरी शर्त, मैं जहां जाऊंगा और जहां तुम मुझे बैठा दोगी वहीं पे मैं बैठ जाऊंगा, वहां से दोबारा उठूंगा नहीं। बोले ठीक है, ये भी शर्त मंजूर है। बोले तीसरी शर्त ये है
कि जब मैं वहां बैठ जाऊंगा तो मेरी पूजा राजाओं के जैसे होगी, राजाओं की भांति होगी, है ना। तो बोले ठीक है, तीसरी शर्त मेरे को मंजूर है। देन फाइनली गणेश कुंवर ने अपने पति को व्हाट्सएप में मैसेज किया, कहा कि मेरे को रामलला मिल गए हैं और मैं इन रामलला को लेके आ रही हूँ। बोले ठीक। तो इतने में मधुकर शाह ने एक मंदिर का निर्माण करवाना शुरू किया, है ना, मंदिर का निर्माण करवाना शुरू किया। और गणेश कुंवर 3 से 4 महीने के बाद वहां पहुंची। तो जब देखा उन्होंने कि मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, मंदिर का निर्माण क्या हो रहा है, तो उन्होंने एक बात सोची कि अगर मंदिर का निर्माण हो रहा है तो कुछ दिन तक क्या करते हैं, रामलला को रसोई में स्थापित कर देते हैं और रसोई में स्थापित हो जाएंगे ये, और जैसे ही मंदिर बनेगा तो मंदिर में हम चतुर्भुज मंदिर में रामलला मंदिर में रख देंगे। अब क्या हुआ कि इन्होंने रामलला को रसोई में रख दिया। देन फाइनली क्या हुआ कि जैसे ही रामलला का मंदिर बना और मतलब गणेश कुंवर ने और मधुकर शाह ने तमाम आसपास के राजाओं को बुलाया और लोगों को बुलाया कि आज हमारे यहाँ क्या है, रामलला हमारे मंदिर में बैठेंगे, है ना, ऐसा हम करने वाले हैं। सबको बुला लिया। अब उनको दूसरी शर्त ये भूल गई थी कि मैं जहां बैठ जाऊंगा वहां से उठूंगा ही नहीं, है ना। तो वो जैसे ही लोग आए और गणेश जी को रामलला जी को उठाने लगे, अब रामलला उठे ही ना। इतने में क्या हुआ कि गणेश कुंवर को एक बात याद आई कि इनकी एक शर्त थी कि जहां मैं बैठ जाऊंगा वहां से उठूंगा ही नहीं, है ना। देन फाइनली ये हुआ कि वो जो मंदिर बना हुआ है ना, चतुर्भुज मंदिर, आज भी खाली पड़ा है। अगर आपको कभी ओरछा जाने का मौका मिले तो आज आप देखोगे कि वो मंदिर आज भी खाली पड़ा हुआ है। और जहां पे रसोई थी फिर वहां पे दूसरा मंदिर बनवाया गया रामलला के लिए। ठीक है, तो ये स्टोरी थी उनकी, ये भी आप जानिए। ठीक, उसके बाद मधुकर शाह का शासनकाल समाप्त होता है और मधुकर शाह अकबर के अधीन ही रहे आगे। मधुकर शाह के बाद जो अगले शासक होते हैं राम शाह, क्या नाम होता है मेरे दोस्त, राम शाह ने देखा कि मधुकर शाह मेरे पिताजी ने क्या किया है कि अकबर की अधीनता ली है और अकबर मेरे को इतना आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि अकबर से मांगी जाके क्षमा, क्या मांगी, क्षमा, है ना, क्षमा मांगी और कहा कि अकबर मुझे माफ कर दो, मेरे पिताजी के जो मतलब जिन्होंने इतनी गंदे तरीके से पेश आए आपको, उनको माफ करो और मुझे मतलब स्वतंत्र करो ताकि मैं और काम कर पाऊं। तो बोले ठीक हो गया, चलो कोई बात नहीं बेटा, है ना। तो ये फिर से एक बार स्वतंत्र हो गए राम शाह। देन फिर ठीक है, इसके बाद अगले जो शासक हुए उनका नाम था इंद्रजीत। क्या नाम था मेरे दोस्त, इंद्रजीत। अब इंद्रजीत जैसे ही आए तो इंद्रजीत क्या थे कि बड़े ही मतलब इस टाइप के इंसान थे कि उनको लड़कियों से ज्यादा प्रेम होता था, है ना, अकबर के टाइप के, है ना। बोलते ना कि आदमी के जीवन में एक ही बार प्यार होता है, मगर ये इंद्रजीत हो गए, अकबर हो गए, दूसरे की स्त्री को देखा नहीं कि प्यार तुरंत हो जाता है इनको, है ना, ऐसे इंसान थे। तो इंद्रजीत के दरबार में एक नर्तकी रहा करती थी, उसका नाम था राय प्रवीण। बड़ी ही इंपॉर्टेंट नर्तकी है ना। क्या नाम था मेरे दोस्त, राय प्रवीण। तो राय प्रवीण जो थी, राय प्रवीण बड़े ही अच्छा नाचती थी, बड़ा ही अच्छा गाती थी, है ना, और बड़ा ही अच्छा उनका युद्ध कौशल था। एक दिन क्या हुआ कि अकबर ने उनको बुलाया, अकबर ने राय प्रवीण को बुलाया कि आप मेरे शासन में आइए और देखिए, क्योंकि अकबर को हो गया था प्यार किससे, राय प्रवीण से। अब राय प्रवीण जैसे गई वहां पे और उन्होंने गाना गाने लगी वहां पे जाके, है ना। वो बोलने लगी कि मैं आपकी नहीं हो सकती, किसी और की होती है ना, ऐसा कुछ वो बोलने लगी वहां पे। ठीक है, तो यहाँ से होता है किसका, इंद्रजीत का शासन काल समाप्त, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एमपीपीएससी में राय प्रवीण के बारे में कि राय प्रवीण को समझाइए 3 नंबर में। तो आप बताना उनको कि राय प्रवीण क्या थी। राय प्रवीण इंद्रजीत के यहाँ रहा करती थी। दूसरी चीज, राय प्रवीण बड़ी ही अच्छी नर्तकी थी, बड़ी अच्छी गायिका थी, बड़ी अच्छी युद्ध कौशल थी, है ना। और इन्हीं के दरबार में, मतलब इंद्रजीत के दरबार में केशव दास, है ना, कवि थे, केशव दास रहा करते थे। इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत, है ना। इनकी कुछ रचनाएं हैं केशव दास की, जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, और भी बहुत सारी, इनको आप देख लेना, है ना। ये हुई इंद्रजीत की बात और राय प्रवीण की बात। ठीक है, अब वीडियो क्या है बहुत लंबा जा रहा है, तो अगले वीडियो में इसकी आगे की कहानी को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।